राधे राधे, ये वॉइस चेक करना भाई। हाँ सुनो बेटा, ध्यान सुनना, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अपन बात कर रहे हैं नए सेशन के अकॉर्डिंग क्या सिस्टम है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में तो सेमेस्टर कर दिया, ठीक है। अब सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो तुम्हारा पुराना पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। तो बीएससी सेकंड ईयर का अपन जो बैच का टाइमिंग रखेंगे वो मॉर्निंग में 8 से 9 रखेंगे, ये टाइमिंग रखेंगे। और थर्ड ईयर का 9 से 10 रखेंगे, ठीक है। अब बीएससी सेकंड ईयर में अपने फिजिक्स में कौन कौन से पेपर हैं। मैंने अभी एक बात बोली थी कि एग्जाम पैटर्न वही है जो तुम फर्स्ट ईयर में देके आए हो, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में वही। आपके फिजिक्स में 3 एग्जाम होंगे, 3 पेपर होंगे आपके, ठीक है। एक फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होगा, सेकंड 33 का होगा, थर्ड पेपर 34 का होगा। और 50 नंबर का अपना इसमें प्रैक्टिकल रहेगा, टोटल 150 का 150 नंबर का वेटेज रहेगा फिजिक्स का। ये पैटर्न अपना सेकंड ईयर थर्ड ईयर दोनों में यही रहेगा। फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर प्रणाली से अलग सिस्टम है, तो जब अपन फर्स्ट ईयर का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें समझा देंगे, ठीक है। उनका सिलेबस भी चेंज कर दिया हल्का सा। चलो, अब अपन अपने सेकंड ईयर के बारे में बातचीत करते हैं कि सेकंड ईयर में आपके फिजिक्स में कौन कौन से पेपर हैं, क्या सिस्टम है, उनका वेटेज क्या है। तो बीएससी सेकंड ईयर में अपने 3 पेपर हैं फिजिक्स में। तो जो अपना फर्स्ट पेपर है वो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से है, ऊष्मा गतिकी के नाम से। तो उसमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पेपर का नाम है ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स फिजिक्स के नाम से है, स्टैटिकल फिजिक्स बोल देते हैं। सेकंड पेपर है वो मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से, आपके गणितीय भौतिकी के नाम से। ये पेपर थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, इजी है बट लेंदी है। और थर्ड पेपर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से है। तो ये 3 पेपर हैं आपके, थर्मोडायनेमिक्स, मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करते हैं कि सर अपन पेपर कौन सा स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारी इच्छा। हल्का सा मैं इसमें बता देता हूं, मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, डेरिवेशन टाइप में पढ़ेंगे आप, मतलब कंप्लीट पेपर में न्यूमेरिकल है जो मैथमेटिकल फिजिक्स है आपका। फिर सर थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स थ्योरेटिकल पेपर है, अधिकांशतः भाग उसका थ्योरी का है। जैसे अपन बात करते हैं तो सर उसमें लगभग 70% थ्योरी है, 30% कंटेंट है वो डेरिवेशन का है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स है, हाइब्रिड है, इसमें थ्योरी उतनी है उतना ही इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है, डेरिवेशन वाला पार्ट है, ठीक है। जो तुम्हारी इच्छा वो पेपर, क्योंकि अपन को तीनों पेपर पढ़ाने हैं, तुम्हारा मन करेगा वो पेपर स्टार्ट कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग, मेरा विचार ऐसा है कि अपन को वो पेपर स्टार्ट करना चाहिए जो थोड़ा सा बड़ा भी और कॉम्प्लिकेटेड भी माना जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, फिर भी आपका मानना होता है, विद्यार्थियों के ऐसे विचार होते हैं कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अपने पास खूब सारा टाइम होता है जब अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग इसमें 100 क्लास के अप्रोक्सीमेट होंगी, 1 आवर की क्लास होगी तो 120 या 100 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे। तो पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर लें, तुम्हारा मन कुछ और है, इलेक्ट्रॉनिक्स करें, ठीक है। तो एक बार सिलेबस के बारे में मैं लिखवा देता हूँ, करो नोट। फर्स्ट पेज में ही लिख लेना है फिजिक्स। हाँ भाई, 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है इसको। 100 नंबर का जो आपका पार्ट है वो थ्योरी का है, थ्योरी के नाम से है, जिसमें 3 पेपर होंगे अपने। और ये अपना 50 नंबर का जो पार्ट है ये प्रैक्टिकल के नाम से। थ्योरी में आपके 3 पेपर हैं। ये 33 मार्क्स का है, 33, और ये थर्ड पेपर 34 का है।
बना ले फर्स्ट पेज में चार्ट। समय का अभाव रहेगा, कोर्स को तरीके से कवर करना, क्योंकि एग्जाम का तुम्हें आइडिया लग चुका है कि उसी पैटर्न पर होंगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग होंगे। यूनिवर्सिटी लगभग मार्च में अपने एग्जाम स्टार्ट कर देती है, तो फरवरी तक अपने पास टाइम होता है। और पेपर हल्के नहीं है, ये ध्यान रखना। सेकंड ईयर में फिजिक्स का जो वेटेज है बहुत बढ़िया है, फर्स्ट ईयर में जो आपने पढ़ा है उसका लगभग 2 गुना है और भी ज्यादा। तो फर्स्ट पेपर का नाम लिख लो यहाँ पे, लिखो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ऊष्मा गतिकी, स्टैटिक्स लिख दो, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स। ये तुम्हारा फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर लिखो गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स, गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स। और थर्ड पेपर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ठोस युक्तियां, इस नाम से है पेपर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ठोस युक्तियां, डिवाइस उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड डिवाइस। और यदि कोई बच्चा ऑनर्स का है तो उसके ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ऑनर्स वाले बच्चे ने जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर है, जो बीएससी सेकंड ईयर ऑनर्स में है, उसने थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, तो ऑनर्स के स्टूडेंट के ये थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर नहीं रहेगा। बाकी मैथमेटिकल फिजिक्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, और 2 पेपर और हैं आपके, 4 पेपर होते हैं ऑनर्स में। तो 2 पेपर आपका, एक क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है और एक फर्स्ट ईयर का पेपर चलता है आपके सेकंड ईयर में ऑनर्स में, जो बीएससी फर्स्ट ईयर पास कोर्स में ऑप्टिक्स नाम से एक पेपर है, तो ये आपके सेकंड ईयर में चलता है। तो ऑनर्स स्टूडेंट के लिए ऑप्टिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है जो फाइनल ईयर में चलता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल, 2 तो सेकंड ईयर के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिकल, एक थर्ड ईयर का है क्वांटम मैकेनिक्स और एक फर्स्ट ईयर का है ऑप्टिक्स के नाम से। तो ऑनर्स में ये 4 पेपर लगते हैं, ठीक है। पास कोर्स में ये 3 पेपर लगेंगे आपके। सबसे पहले अपन जो पेपर स्टार्ट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का पेपर स्टार्ट करेंगे, जो 34 मार्क्स का। ये थोड़ा सा लेंदी भी है और हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड ही मानते हैं इस पेपर को, ठीक है। एक तरीके से पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, एनालिसिस करके पढ़ना है अपन को। चलो करते हैं तो स्टार्ट। तो सबसे पहले लिखो, नेक्स्ट पेज में लिखना है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाला पार्ट स्टार्ट करना है अपन। इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट पेज में। अब हमारा प्रश्न ये उठता है, बोर्ड पर देखो एक मिनट, कि इलेक्ट्रॉनिक्स वास्तव में है क्या। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत आपने एक पेपर पढ़ा था मैकेनिक्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे अपन, मैकेनिक्स नाम का पेपर, जिसे हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। हाँ, कई बच्चे सोच रहे हैं सर मीडियम का क्या रहेगा, तो टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। बाइलिंगुअल का मतलब है मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड। तो न तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को कोई प्रॉब्लम आएगी, न ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आएगी, बाइलिंगुअल चलेगा, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यदि थोड़ी सी कहीं पे लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको एप्लीकेशन में अपन बेटा नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, वैसे डाल दी गई है पहले ही सभी पेपर की, तुम्हारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर की। हाँ, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पेपर है, इसमें देखो ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत। तो जो आपने फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स पढ़ा है, मैकेनिक्स में क्या पढ़ा है कि कोई पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल पर कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है, क्या वेलोसिटी है उसकी, क्या एक्सेलरेशन है, क्या मोमेंटम है। कोई कण है तो उसका वेग क्या है, त्वरण क्या है, कितना विस्थापन तय कर रहा है वो, गैलीलियो क्या कहानी सुनाता है, अपन उसके अंतर्गत पढ़ते हैं। लॉरेंज की क्या कहानी चलती है, टक्कर कैसे करते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या कहानी है,
इन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, मतलब पार्टिकल की जो मोशन है उसकी स्टडी करते हैं, कहने का मतलब कण की गति की विवेचना करते हैं, कण की गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहां पे कण फिक्स कर दिया, यदि तुम ध्यान से देखो तो, देखो पढ़ो आराम से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्सेप्ट से पढ़ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो वाला पेपर है आपका, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन एक मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जैसे बायोलॉजी शब्द नहीं होता क्या, तो बायोलॉजी किसका कंबाइंड फॉर्म है, बॉटनी और जूलॉजी का, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स दो शब्दों का है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। तो इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रो ले लिया, और मैकेनिक्स का पीछे से क्या ले लिया, निक्स, और यहां पे क्या बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये दो शब्दों का संयोजन है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब जानते हो, स्टडी ऑफ मोशन, जो गति है उसका अध्ययन करेंगे। किसकी गति का अध्ययन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन करेंगे किसमें, अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब प्रश्न ये है कि सर इलेक्ट्रॉन की गति का अध्ययन हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में। एक मिनट आप ध्यान सुनो, ये हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, विद्युत के बारे में आपने हल्का सा 12th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन होता है, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है किसके कारण होती है, कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। भाई अपन 12th क्लास में पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो गति करता है, इसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यही तो पढ़ा है अपन ने, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अपने पास कोई वायर है, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब अपन फिजिक्स की भाषा में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, कोई तार है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। वो वायर हमने मान लो फैन से कनेक्ट कर रखा है, वो वायर अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, फैन से। तो फैन क्या कर रहा है आपके लिए, हवा दे रहा है, मतलब रोटेशन का कार्य कर रहा है। वही वायर हमने हीटर से कनेक्ट कर दिया, बेटा बात को ध्यान सुनो, वही वायर हमने हीटर से कनेक्ट कर दिया, हीटर क्या कर रहा है आपके लिए। वही वायर हमने टोस्टर से कनेक्ट कर दिया, वही वायर हमने एसी से कनेक्ट कर दिया, या एलईडी से कनेक्ट कर दिया, या प्रेस से कनेक्ट कर दिया। मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, वही वायर अपन ने बल्ब से कनेक्ट कर दिया। तो आप एक बात देख रहे हो, जा करंट ही रहा है, लेकिन बल्ब क्या कार्य कर रहा है, जो आपकी ट्यूबलाइट है वो क्या कार्य कर रही है, आपका फैन क्या कार्य कर रहा है, आपका प्रोजेक्टर है वो क्या कार्य कर रहा है, डिजिटल बोर्ड है वो क्या कार्य कर रहा है, कैमरा क्या कार्य कर रहा है। सबकी मैकेनिक्स अलग अलग है या नहीं, सबकी जो मैकेनिज्म है, सबकी जो क्रियाविधि है, सबकी जो वर्किंग स्टाइल है, कार्य करने का तरीका है, उस सबका अलग अलग है। जा करंट ही रहा है, जा करंट ही रहा है, करंट का मतलब सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, लेकिन उनकी सबकी वर्क मैकेनिज्म है, जो कार्य विधि है वो अलग अलग है। ऐसा क्यों है, यही है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो वहां पे जो मटेरियल होगा, जो पदार्थ होगा, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गति का व्यवहार कैसा है। जो पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसका व्यवहार कैसा है। कहीं पे वो हीटिंग का काम कर रहा है, जैसे हीटर है तो वहां पे वो क्या काम कर रहा है, तापन का कार्य कर रहा है, हीटिंग का कार्य कर रहा है। एसी है तो उसमें कूलिंग स्टेट का कार्य कर रहा है, ठंडा करने का कार्य कर रहा है। सब में अलग अलग वर्क है, तो वो अलग अलग वर्क कैसे है, इसीलिए आपके पेपर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन की मैकेनिक्स की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो मटेरियल, जो पदार्थ में व्यवहार है वो कैसा व्यवहार होता है, उसके बारे में अध्ययन करना है इस पेपर में अपन को, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो और ये दो शब्द लिख दो, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। अब 1 मिनट के लिए नोटबुक बंद कर दो, अब ध्यान से सुनो भाई, इस पेपर की पूरी कहानी सुनाते हैं आपको, ध्यान सुनना बेटा। इतना तो हमारे समझ में आ गया कि सर इस पेपर में हम क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पदार्थ में गति करेगा, मटेरियल है, उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और उसकी मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे, उसकी कार्यविधि का अध्ययन करेंगे कि पदार्थ में किस प्रकार का बिहेव शो कर रहा है, ट्रीट कर रहा है मैटर के साथ, वो हमको स्टडी करनी है। तो सुनो कहानी कहां से प्रारंभ होगी। सबसे पहला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, वो फर्स्ट चैप्टर है सर्किट के बारे में। सर्किट क्या है, परिपथ क्या है। सर्किट का नाम सुना है अपन ने, ये वो सर्किट नहीं है
मुन्ना भाई मूवी में जो सर्किट है, देखिए ना मुन्ना भाई वाली, तो वो सर्किट नहीं है। सर्किट का मतलब होता है परिपथ। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ी है, कैपेसिटर पढ़ा है, पढ़े होंगे ये शायद, कॉइल है, रेजिस्टेंस है, इनसे कनेक्ट होके जो क्लोज सर्किट बनता है, अपन इनको कनेक्ट करते हैं तो एक क्लोज इलेक्ट्रिक पाथ का निर्माण होता है, और उस क्लोज इलेक्ट्रिक पाथ को अपन क्या बोलते हैं? सर्किट। परि तो परिपथ क्या है? एक बंद संरचना है विद्युत युक्तियों के द्वारा, जैसे आपका प्रतिरोध है उसके द्वारा बनाए, ऐसे बनाते हो ना आप सर्किट। ये 12th क्लास में पढ़ के आए हैं भैया। ये सर हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये कैपेसिटर लगा दिया, ये कॉइल लगा दी, फिर बैटरी लगाना चाहो तो बैटरी लगा दी, ये बना दिया। तो ये तो आपका रेजिस्टेंस है, ये संधारित्र है कैपेसिटर, और ये आपकी कॉइल है। तो ऐसे ही तो आप सर्किट बनाते हो। तो ये क्लोज पाथ है, ये जो बंद पथ है इसे अपन क्या बोलेंगे? परिपथ। ठीक है, तो परिपथ क्या होता है? फिर यदि बहुत सारे परिपथ मिल जाते हैं, क्लोज सर्किट मिल जाते हैं, इसमें और क्लोज सर्किट बना दें अपन, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे नेटवर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब इस नेटवर्क में करंट का फ्लो कैसे होता है, जो सर्किट है उसमें करंट कैसे मूव कर रहा है, वो करंट हमें कैलकुलेट करना है, वो रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, वोल्टेज का मेजरमेंट हमें करना है। तो ये वाला जो चैप्टर है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का नाम है सर्किट एनालिसिस। परिपथ का विश्लेषण करना पड़ोगे। परिपथ का विश्लेषण का मतलब है कि आपको कोई सर्किट दिया हुआ है और उस सर्किट में आपसे करंट पूछ रहा है, वोल्टेज पूछ रहा है, तो अपन कैसे निकालेंगे? तो हमने 12th में स्टडी किया कि सर सीधा सा नियम है, यदि हमें करंट कैलकुलेट करना है तो उस सर्किट में आप यदि वहां पे नोड पॉइंट पढ़े हैं, नहीं पढ़े? नोड पॉइंट किरचॉफ के नियम पढ़े हैं, नहीं पढ़े? 12th क्लास में पढ़ के आए ना। तो सर वहां पे यदि जंक्शन बन रहा है, जंक्शन ऐसे पढ़ा है ना, जंक्शन बन रहा है तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगा दो, जिसे किरचॉफ का करंट का नियम नहीं पढ़ा? केसीएल पढ़े होंगे 12th क्लास में ऐसे। तो ये पॉइंट है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा, तो इस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट पॉइंट बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट या नोड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने यदि करंट कैलकुलेट करना है तो सर सीधा सा नियम है, किरचॉफ का नियम लगा दो, किरचॉफ का फर्स्ट नियम लगा देते हैं। यदि क्लॉज पाथ है तो लूप, लूप नाम सुना है? लूप नहीं सुना? जिसे हिंदी में तुम पास कहते हो शायद। यदि क्लॉज पाथ है तो वहां पे सर नियम लगा दो, सेकेंड नियम, जिसे अपन केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फर्स्ट को तो हम क्या कहते हैं? केसीएल, किरचॉफ का, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। और सेकंड को क्या बोलते हो आप? केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टता का नियम। तो सर इनसे हम करंट और वोल्टेज कैलकुलेट कर लेते हैं सर्किट में। लेकिन ध्यान सुनना, ये 12th क्लास नहीं है, अब हम कॉलेज में आ गए, हायर एजुकेशन में आ गए। तो पहले एक फोन आता था छोटा सा, नोकिया का 1100, ठीक है? तो उस फोन में एक गेम आता था, नोकिया के जो 1100 फोन आता था उसमें एक स्नेक सांप का गेम आता था, ठीक है? देखा है क्या? ये कई फोनों में भी आता है अभी भी। तो उस कंडीशन क्या थी उस गेम को जब खेलते थे कि वो सांप है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ऐसे ही था ना? और वो अपने टच मात्र से, खुद के टच मात्र से गेम क्या हो जाता था? ओवर, खेल खत्म हो जाता है। यही कहानी है। तो यही कहानी है सेकंड ईयर वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? 12th क्लास में हमने सर्किट पढ़े हैं, लेकिन वो सर्किट छोटे छोटे पढ़े हैं। जो सर्किट पढ़े हैं वो कैसे पढ़े हैं? छोटे छोटे। यहाँ पे हम धीरे धीरे सर्किट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सर्किट ऐसे स्टार्ट होंगे, पहले चैप्टर में छोटा सा सर्किट बनाएंगे, और धीरे धीरे जब इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म होगी, जब लास्ट यूनिट पे पहुंचेंगे ना 5वीं पे, तो वो सर्किट है ना यहाँ तक, और फिर दोबारा बनाना पड़ेगा इसी में। मतलब इस बोर्ड पर नहीं आएगा सर्किट, इतना बड़ा बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई ना? 2 स्टेप में सर्किट बनेगा, 3 स्टेप में सर्किट बनेगा, ऐसे सर्किट पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे सर्किट अपने राक्षस वाले रूप को ग्रहण करते चले जाएंगे। पेशेंस रखना, और एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो बहुत सारा है, कुछ नहीं है उनमें। जैसे तुम्हारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो खतरनाक खतरनाक रिएक्शंस नहीं होती क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गाटरमान, राइमर, टीमान, वो पढ़ते तो हो तुम। तो यदि उनकी मैकेनिज्म को सही तरीके से पढ़े तो रिएक्शन बड़ी इजी लगती है, तरीके से पढ़े तो कहानी यही है कि आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो
यहाँ पे क्या है कि जब हम 12th क्लास में छोटे छोटे सर्किट पढ़ते हैं तो उनके लिए तो अपन सॉल्व करने के लिए, हल करने के, सॉल्यूशन करना है, करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो केसीएल केवीएल लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम केसीएल केवीएल लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सर्किट रहेंगे वो सर्किट कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? जटिल परिपथ रहेंगे। जैसे अपने पास कोई धागा है, ठीक है, उसमें अपन ने, ये भ्राताश्री सुनी नहीं रहा हमारी बात को, कोई हमारे पास धागा है, धागा स्ट्रिंग है, ठीक है, उस धागे में एक मिनट बहुत सारी गांठें लगा रखी हैं, ठीक है। अब आपसे क्या है, इस धागे को सुलझाओ, बहुत सारी गांठें हैं, अब इस धागे को सुलझाओ, तो थोड़ा सा जटिल पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और एक दो गांठ लगा रखी है तो एक बार में ये ले भैया। तो सीधी सी बात है, यहां पे अपन को विश्लेषण करना है, उन गुत्थियों को सुलझाना है। यहां पे जो सर्किट होगा वो एक सर्किट नहीं होगा, इसीलिए हम एक शब्द का यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, नेटवर्क। किसका यूज कर रहे हैं? तो नेटवर्क क्या है? जो सर्किट है, उन सर्किट के जो ग्रुप्स हैं, जो परिपथ हैं, उन परिपथों का जो समूह है, उस समूह को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क। और हमें यहां सॉल्यूशन करना है, वो किसका करना है? नेटवर्क का। तो जब हम नेटवर्क का सॉल्यूशन करेंगे, जब हम परिपथ का विश्लेषण करेंगे, तो नेटवर्क का सॉल्यूशन करने के लिए, परिपथ का विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ साइंटिस्ट के मेथड पढ़ने होंगे, कुछ साइंटिस्ट के मेथड पढ़ने होंगे, विधि पढ़नी होंगी उन परिपथों को हल करने के लिए। और वो विधियां ही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पेपर में नेटवर्क थ्योरम के नाम से जानी जाती हैं। उन विधियों को ही अपन क्या बोलते हैं? नेटवर्क थ्योरम। तो वास्तव में नेटवर्क थ्योरम क्या है? जो अपने पास सर्किट हैं, उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो अपने जनरल मेथड हैं, जो परिपथ हैं, उन परिपथों को हल करने के लिए आपको सर्किट में करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए जो जनरल मेथड है वो तो अपने किरचॉफ के नियम है। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, जब परिपथ जटिल हो जाए, सीधी सी बात है हिंदी में, जब रामायण चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तो और कई प्रकार के राक्षस थे, तो उनका वध वानर सेना कर रही थी, और रामायण तो देख रखी है ना, या और लोग कर रहे थे। लेकिन जब बारी आई रावण की, अब भाई रावण का वध करना है, रावण से युद्ध हुआ, तो सीधी सी बात है, उस युद्ध, उस पराक्रम योद्धा को एक ही व्यक्ति है जो खत्म कर सकता है, जो उसका वध कर सकता है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन उसी के द्वारा पॉसिबल है। उस गुत्थी को सुलझाना तभी संभव है। तो सीधी सी कहानी यहां यह है कि जब नॉर्मल सर्किट है तो वहां पे आप नॉर्मल मेथड यूज ले सकते हो, लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे तो आपको स्पेशल मेथड यूज लेने होंगे। कैसे सर? एक एग्जांपल दो। 12th क्लास में आपने यदि फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है तो वहां पे सर्किट सॉल्व किए थे, तो तुम सीरीज और पैरेलल के नियम पढ़े होंगे शायद। सीरीज के लिए R इक्वल टू रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 पढ़ा है क्या? और पैरेलल के लिए क्या पढ़ा? समांतर क्रम के लिए 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट आया था आगे चल के उसी चैप्टर में, व्हीट स्टोन ब्रिज आया था क्या? व्हीट स्टोन सेतु के नाम से एक कॉन्सेप्ट आया था। वो कॉन्सेप्ट क्यों आया? व्हीट स्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट क्यों आया? मेरा प्रश्न आपसे यह है। सीधी सी बात है कि सर वहां पे हमें व्हीट स्टोन ब्रिज इसलिए आया, ये कहानी चल रही थी, वहां पे हमें ऐसे रेजिस्टेंस लगे मिले, याद है क्या? PQRS वाली कहानी, ऐसे 5 रेजिस्टेंस लगे मिले थे, याद आ रहा है नहीं आ रहा? अब यहां पे हम सीरीज और पैरेलल कैसे लगाएं? सीरीज और पैरेलल का पता ही नहीं चल रहा हमें। तो इस थ्योरम को, इस सर्किट को, इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए व्हीट स्टोन नामक साइंटिस्ट ने एक मेथड दिया, और उस मेथड का नाम क्या था? व्हीट स्टोन ब्रिज। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए पढ़ा है ना 12th क्लास में। लेकिन वहां पे ये जनरल सर्किट था, यहां पे और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेंगे। समझ में आ गया? उन्हें सॉल्व करने के लिए आपके सिलेबस में स्पेशल मेथड्स हैं, और वो स्पेशल मेथड कितने आपके सिलेबस में? 6 मेथड हैं, 6 विधि हैं। तो उनको अपन बोलते हैं नेटवर्क थ्योरम। क्या बोलते हैं? नेटवर्क थ्योरम, जाल प्रमेय। और फिक्स है, अब एक बात सुन लो,
अगर अपन एग्जाम के आधार पे बात करें तो फिक्स है, उनमें से 2 थ्योरम एग्जाम में आएंगी, हमेशा आती हैं। मतलब लगभग 6 नंबर का कंटेंट आएगा नेटवर्क थ्योरम से। सर कैसे विश्वास करें? हो सकता है आप फेंक रहे हो, 10 साल के पेपर उठाओ, 15 साल के पेपर उठाओ, 20 साल के पेपर उठाओ, हर साल आती हैं, फिक्स है। एक थ्योरम आएगी और एक उसका क्या आएगा, न्यूमेरिकल। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों ही न्यूमेरिकल आ जाएं, कुछ थ्योरम जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों ही क्या आ जाएं, थ्योरम आ जाएं। ऐसा हो सकता है एक न्यूमेरिकल आ गए और एक क्या आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये फिक्स है, नेटवर्क थ्योरम वाले पार्ट से 6 नंबर का कंटेंट आएगा, 2 क्वेश्चन उठेंगे, फाइनल है। तो नेटवर्क थ्योरम क्या है ये समझ में आ गया। जाल प्रमेय क्या है? जाल प्रमेय क्या है? जो जटिल परिपथ हैं, उन जटिल परिपथों को हल करने के लिए कुछ वैज्ञानिक विधियां हैं, उन वैज्ञानिक विधियों को, साइंटिस्ट मेथड को अपन क्या कहते हैं, जाल प्रमेय कहते हैं, नेटवर्क थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी थ्योरम है कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो नेटवर्क पढ़ेंगे तो बेटा नेटवर्क के पार्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कोई भी युद्ध हो रहा है तो उस युद्ध के नियम हमें पता होना चाहिए। भाई नेटवर्क का सॉल्यूशन तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेटवर्क के पार्ट क्या हैं। जैसे आप कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ते हो या हिंदी की बुक पढ़ते हो, पोइम वाला पार्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, या हिंदी में पद भाग पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले गुरुजी आपको, या संस्कृत पढ़ रहे हो तो वहां पे वोकेबलरी लिखवाते हैं, शब्दावली लिखवाते हैं। तो ऐसे ही जो पहला चैप्टर है नेटवर्क थ्योरम वाला, ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की वोकेबलरी है, ये चैप्टर आना तो बहुत जरूरी है। इस चैप्टर के बिना आप इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्द आएंगे, लूप क्या होता है, मैश क्या होता है, ब्रांच क्या होती है, नोड पॉइंट क्या होता है, जंक्शन पॉइंट क्या होता है, ठीक है, नोड एनालिसिस थ्योरम कैसे लगाते हैं, लूप एनालिसिस थ्योरम कैसे लगाते हैं, सर्किट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो ये सब पढ़ना है आपको फर्स्ट चैप्टर में। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका सर्किट एनालिसिस, परिपथ का विश्लेषण, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका ही हल्का सा पढ़ा हुआ है, हल्का सा आपने 12th क्लास में सेमीकंडक्टर वाला एक चैप्टर पढ़ा है, याद हो तो, अर्धचालक, डायोड, नहीं पढ़ रखा क्या, ट्रांजिस्टर, पी सेमीकंडक्टर, एन सेमीकंडक्टर, तो वहां पे तो 12th में तो हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन आता है, जो सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, हल्का सा। यहां पे सेमीकंडक्टर का हम पढ़ेंगे कंप्लीट एनालिसिस, मतलब सेमीकंडक्टर में करंट किसके कारण फ्लो होता है, कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, विसरण धारा कैसे प्रवाहित होती है, अपवहन धारा, मतलब अर्धचालक में धारा का प्रवाह कैसे होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन कैसे होता है, यह पढ़ना है आपको चैप्टर नंबर 2 में। तो पहला चैप्टर तो आपका सर्किट एनालिसिस है, दूसरा चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर है, तीसरा चैप्टर आपका है रेक्टिफायर, दृष्टकारी। सर रेक्टिफायर क्या होता है? आपने करंट पढ़ा है, करंट, तो हमने करंट पढ़ा है, करंट 2 प्रकार का होता है, एक वह इलेक्ट्रिक करंट जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वेरिएशन होता है इसमें। ऐसे ग्राफ आपने ऐसे बनाया होगा एसी का, याद आ रहा है क्या? 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा और दिष्ट धारा। ये एसी का बनाया होगा, ये किसका बनाया होगा, डीसी का बनाया होगा, पढ़े होंगे, अल्टरनेटर करंट और डायरेक्ट करंट, एसी और डीसी। तो आपने पढ़ा होगा यदि हमको एसी है, ये एसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे पंखा है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है, टीवी है हमारे पास, एलईडी है, इनमें, या फोन है, इनमें क्या जाता है, एसी जाता है, डीसी सिग्नल जाता है, एसी सिग्नल जाता है, डीसी सिग्नल जाता है, डीसी क्या जाता है इनमें। तो हमको एसी किस में कन्वर्ट करना होता है, डीसी में। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? तो आपको पढ़ना है दिष्टकारी, रेक्टिफायर नाम का टॉपिक पढ़ना है, दिष्टकारी नाम का टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको फिल्टर। क्या पढ़ना है? मतलब रेक्टिफायर से जो करंट आ जाता है उस करंट को भी डिवाइस लेने से मना कर देती हैं, हम ये नहीं लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कई लोग ऐसे हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, चाय बन के तैयार हो गई, अपने पास कोई पात्र है और बेटा पात्र में चाय बन के तैयार हो गई, कप में डाल के पी लोगे आप? चाय बनकर तैयार हो गई, चाय पेय पदार्थ तैयार हो गया,
अब आप पी लोगे कि डायरेक्ट कप में डालकर? नहीं पिएंगे। फिर क्या करोगे? उसे छानेंगे छलनी के द्वारा। तो चाय पेय पदार्थ को अलग करेंगे, चाय की पत्ती को अलग करेंगे, यही कहानी है ना। तो ऐसे ही रेक्टिफायर से जो आपको डीसी मिल रहा है, भाई आपने बोला कि सर रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो एसी को किस में कन्वर्ट कर देता है? डीसी में। अब आपको डीसी मिल गया, लेकिन डीसी जो डीसी आया है, मतलब जो चाय आई है, उस चाय को हम पी नहीं सकते, छानेंगे। तो ऐसे ही डीसी में एसी के कुछ कंपोनेंट होते हैं तो हम छानते हैं। तो छानने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं? फिल्टर बोलते हैं। तो एक टॉपिक पढ़ेंगे फिल्टर, समझ में आ गया। फिर आगे इसके बाद पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ोगे? ट्रांजिस्टर। फिर ट्रांजिस्टर के बाद पढ़ोगे एम्पलीफायर, प्रवर्धक नाम का एम्पलीफायर। जानते हो? डीजे नहीं देखा क्या? वॉल्यूम बेस नहीं बढ़ाते? बढ़ा दे भाई वॉइस। तो अभी अपन, मैंने ये क्यों लगा रखा है? धीरे बोल रहे हैं और आपको वॉइस कैसी मिल रही है? यहाँ पे जो स्पीकर लगे हुए हैं इनसे वॉइस क्या हो रही है? तेज। तो किसके द्वारा? यहाँ पे जो एम्पलीफायर लगा हुआ है उस एम्पलीफायर के द्वारा। अब ये जरूरी नहीं है एम्पलीफायर इंक्रीजमेंट का कार्य करता है, डिक्रीजमेंट भी करता है। मतलब हमने कोई सिग्नल दिया, उस सिग्नल को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है? हम जो सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं, उसके मान में वृद्धि करने के लिए या कम करने के लिए जिस उपकरण का यूज किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर, प्रवर्धक। तो एम्पलीफायर पढ़ना है। इसके बाद में आपको एक टॉपिक पढ़ना है ऑसिलेटर। किस नाम से पढ़ना है? ऑसिलेटर। और फिर लास्ट टॉपिक पढ़ना है आपको लॉजिक गेट। ये पढ़ रखा है हल्का सा, वहां पे तुमने 3 ही पढ़े, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। यहाँ पे पूरी कहानी चलेगी लॉजिक गेट के बारे में। फिर लॉजिक गेट से अपन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके लॉजिक गेट बनाएंगे, डीटीएल, टीटीएल, डीएल सर्किट। तो ये सब पढ़ना है। तो वही कहानी है। टोटल यूनिट कितनी रहेंगी आपके? कितनी यूनिट थी फर्स्ट ईयर में? यूनिट का ही नहीं पता? कितनी यूनिट होती थी फर्स्ट ईयर में? 4। तो यूनिट 4 हैं आपके, ठीक है। पहली यूनिट जो है उसमें 2 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 2। कौन कौन से? अभी मैंने बताया था, सर्किट एनालिसिस बताया था, वो चैप्टर है, और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर है। तो 2 चैप्टर हैं पहले यूनिट में, ठीक है। इसके बाद यूनिट जो सेकंड है, उस यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपका बेटा एक चैप्टर तो है यूनिट सेकंड के अंतर्गत रेक्टिफायर वाला। अब कई बुक में रेक्टिफायर और फिल्टर अलग चैप्टर बना रखे हैं, और कई बुक में सीबीएच बुक आप पढ़ते हो तो वहां पे रेक्टिफायर और फिल्टर एक ही चैप्टर में दे रखे हैं। और कई आरबीडी है या कई प्रकार की बुक आती हैं, जेपीएच है, उनमें रेक्टिफायर और फिल्टर को क्या कर रखा है? अलग अलग चैप्टर बना रखा है। तो बेटा यूनिट सेकंड में अपन पढ़ेंगे रेक्टिफायर, इसके बाद फिल्टर, और हल्का सा ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन। हल्का सा इंट्रोडक्शन किसका? ट्रांजिस्टर का। फिर से ट्रांजिस्टर कंप्लीट कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? तीसरी यूनिट में। तो ट्रांजिस्टर है उसका इंट्रोडक्शन तो कौन सी यूनिट में है? सेकंड में। और जो थर्ड यूनिट है उस थर्ड यूनिट में कंप्लीट ट्रांजिस्टर पढ़ाएंगे और एम्पलीफायर नाम का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक और पढ़ाएंगे कि कोई सिग्नल है, उस सिग्नल को वापस अपन दें तो उसे फीडबैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो फीडबैक क्या होता है, पुनर्निवेशी प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो थर्ड यूनिट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, ठीक है, और फीडबैक सर्किट। और फोर्थ यूनिट है ये तुम्हारी लॉजिक गेट से रिलेटेड है, तार्किक द्वार से। तो यहां तक इलेक्ट्रॉनिक्स है 3 यूनिट तक। और चौथी यूनिट है, इसे बोलते हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलते हैं इसको हम? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिस्टम रहेगा, 4 यूनिट रहेंगे। तो सबसे पहले अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप यदि बोलो तो मैं यूनिट के बारे में लिखवा दूं, कौन सी यूनिट में क्या पढ़ना है? तो लिख लो एक बार। या कल नोट करवा दूंगा? कल नोट करवा देंगे, कल चैप्टर स्टार्ट कर देंगे ना। चलो तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है भैया। राधे राधे भैया।